गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने 2 लेक्चरों में पढ़ा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत के भौतिक विभाजन में, पहले हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई और मैंने उसे 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, था केवल एज अ इंट्रोडक्शन मैंने दिया फिजिकल डिवीजन का। सेकेंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, उत्तर के हिमालय या उसके विस्तार के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। और हम चलते हैं अपने तीसरे लेक्चर में उत्तर का विशाल मैदान, जो कि तीसरा है। मतलब भी हम ऐसे बोले कि 6 हिस्सों में हमने इस चीज़ को पढ़ाया था कि एक उत्तर का हिमालय, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, कोस्टल प्लेन हो गया, एक मरुस्थलीय प्रदेश, ये पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीप जिसको प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, जो गोंडवाना से विखंडन करके इंडिया से टकराया, पहले यहाँ तैतीस सागर, तो उसका निर्माण हुआ। तो हम चलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान कहते क्यों हैं? बेसिकली उत्तर का विशाल मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोकेटेड है यहाँ पे, ये प्लेस देख रहे हैं, ये है उत्तर, और ये ब्रह्मपुत्र, असम ब्रह्मपुत्रा तक ये क्वेटिक प्लेन में ये बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे आज, पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण तो आप सभी जानते हैं कि नदी तंत्रों द्वारा अवसादीकरण या निचलात्मक अवसादीकरण का ये परिणाम है। जैसे कि आप देखेंगे सिंधु, यहाँ से एक सिंधु नदी है, सिंधु और गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये बीच का क्षेत्र देखते हैं। इन दो बीच के क्षेत्रों को बोलते हैं द्वाब। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र होता है ये, किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं, द्वाब वाले क्षेत्र को। ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो आइए हम ये सब नॉर्मली बेसिकली इस चीज़ को बता रहे हैं। आइए हम बेसिकली इस चीज़ को पढ़ते हैं कि इसकी पूरी क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे। कृषि हो गया, जलवायु हो गया, एग्रीकल्चर कैसा होता है, उद्योग कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मोस्टली आपको पंजाब या राजस्थान वाले क्षेत्र में ही क्यों हुआ था, बिहार और यूपी में हुआ, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हो पाया। हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, सबसे बड़ी बात है बेसिकली, आप अगर प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आप लोग पहले देखा था कि यहाँ 33 सागर था। यहाँ फिर एक तरीके से इसका निर्माण देखेंगे तो 33 सागर में वलन के परिणाम स्वरूप ये एक तो हिमालय का यहाँ निर्माण हुआ है एक तरीके से, लेकिन ये मैदानी भाग है। ये पहले तो हिमालय के प्रति, फिर वहाँ से बोलेंगे तो हिमालय नदियाँ निकली, जो कि अपने साथ अवसाद लेकर ये मैदानी क्षेत्र में, इसका ढलान एक तरीके से आप देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसीलिए सारी नदियाँ आपको इधर की तरफ मुख कर जाती हैं। तो इसी के अवसाद के जमाव से इन मैदान, एक विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो आइए हम इसके पढ़ते हैं, इसकी सीमा को पढ़ते हैं, या बोले तो इसको बाउंड्री को पढ़ते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान की बाउंड्री या सीमा कहाँ कहाँ तक है। आप देखेंगे तो ये है अरावली क्षेत्र, ये है आपका विंध्य क्षेत्र, ये है राजमार्ग की पहाड़ियाँ, और ये है ब्रह्मपुत्रा की नदी है जो बाउंड्री डिसाइड करती है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये आपकी अरावली रेंज है, और ये उत्तर में आपका हिमालय तो आप देखिए है, शिवालिक वाला क्षेत्र। शिवालिक और मैदानी भाग को जो डिवाइड करती है या दोनों भागों को बांटते हैं, उसको हिमालय फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं। उसी के बाद से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। चुआड़ द्वाम, बिहार में आप देखेंगे चुआड़ दमन, जो गंगा जो क्षेत्र पानियों से हल्का भरा रहता है उसको बोलते हैं। ये क्षेत्र है, ये अरावली है। इसका विस्तार मैंने शुरू में बताया, अरावली अब इतनी सी दिखती है, लेकिन इसका विस्तार देखेंगे तो लक्षद्वीप तक पहले था, जो धीरे धीरे अपरदन के परिणाम से ये उतना बचा नहीं है कुछ। लेकिन इंडियन मानसून में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है या रोल है। जब इंडियन मानसून आप पढ़ेंगे, यहाँ से जब मानसून एंटर करती है दो भागों में, तो ये इसके समानांतर पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये एरिया पहले बता चुके सूखा क्यों पड़ जाता है, समानांतर पड़ जाए, जिसके कारण यहाँ पे मानसून या बारिश जो बोले यहाँ टकराती है, जिसके कारण बारिश नहीं पाती है। ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास टकराती है, यहाँ बारिश आ जाती है। यही मेन कारण इसका है। अगर जियोग्राफिकल चीज़ के हिसाब से अगर देखें तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इंडियन मानसून पे इसका। ये बाउंड्री मैंने बताया, ये है गंगेटिक प्लेन बोले या ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोले या सिंधु गंगा क्षेत्र का द्वाब बोले, यही है, ये इसका बाउंड्री है। ये राजमार्ग की पहाड़ी है, मैं लिख देता हूँ इसको, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ तो समझिएगा। विंध्यन, राजमहल,
अरावली, और ये शिवालिक लिख देता हूँ। और ये ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, असम वाला क्षेत्र जो है। तो आपने इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक मैं इसके बारे में इसकी कुछ विशेषता बताता हूँ। आइए चलिए हम पढ़ते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं बताते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये चीज़ें समझी होगी और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं बताने। उत्तर भारत के विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये निचलात्मक मैदान का एक तरीके से आप देखेंगे नदियों के अवसाद से जमा हुआ क्षेत्र है। विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जिसको बोलते हैं। और इसकी अगर देखा जाए तो अप्रोक्स चौड़ाई देखा जाए तो 152 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व। इसीलिए आप बाद में पढ़ेंगे एक लेक्चर में कि जितनी भी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों मूव कर गई हैं। कुछ नदियों को अपवाद स्वरूप, कुछ नदियों को छोड़कर जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव है, नर्मदा ताप्ती, ये नदियों को छोड़ के, क्योंकि वो ब्रज घाटी के द्वारा बहती हैं। इसमें भी एक तरीके से लॉजिक देखा जाए तो घाटियों का, जब आप देखेंगे पठारी निर्माण कैसे, तो घाटियों के द्वारा वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। बाकी सारी नदियाँ जितनी भी हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। उसके बाद और ये एक तरीके से आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी के लिए क्षेत्र जाना जाता है। जलोढ़ मृदा, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कृषि के लिए। एक तरीके से देखें तो सारे फसल इसमें हो सकते हैं, मोटे अनाज हो, चाहे आपको रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो। खरीफ और जायद तीनों हो सकती है। जायद के लिए तो एक तरीके से आप देखें थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर चाहता है, मतलब इन दोनों के बीच के सीजन को जायद बोला जाता है, जिसमें खीरा ककड़ी ये सब जितने भी गर्मी के सीजनल फल जो होते हैं वो सब इस चीज में मतलब उगाए जाते हैं। तो मैंने बताया इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ, जलोढ़ मृदा। अब हम इसके आते हैं, इस मृदा में कहीं कहीं कुछ आप देखेंगे तो एक तरीके से आप देखेंगे तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो कुछ सूखे क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सूखा क्षेत्र है। एक तरीके से देखें तो इस समतल चापाकार मैदान में कहीं कुछ ऐसे ये ऊंचे ऊंचे टीले या ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है। उसको, उस क्षेत्र को या उस भूमि को रेह और कल्हड़ बोला जाता है। मोस्टली आपको पंजाब, यूपी, बिहार और राजस्थान में देखने को मिलता है। इसका निर्माण कैसे हो जाता है? इसका निर्माण बेसिकली इसका निर्माण होता है कि जब नदियाँ, हिमालय नदियाँ जो कुछ जगहों पे जहाँ नहीं पहुँच पाती है, जहाँ उनकी जल नहीं पहुँच पाती, या अगर जल रहता भी है तो वो जमीन के अंदर कुछ डेप्थ में चली जाती हैं, जिनके कारण वहाँ एरिड जोन बन जाता है, एक तरीके से सूखा क्षेत्र बनता है। वो एक तरीके से देखेंगे तो भूमि को ऊसर भूमि, मतलब उपजाऊ क्षेत्र नहीं रहता, ऊसर भूमि, उसी को रेह और कल्हड़ बोला जाता है। आप फिर देखेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को अगर देखा जाए मृदा के हिसाब से देखा जाए तो 3 हिस्सों बांटा जाता है। बांगर, खादर, बांगर जिसको बोलते हैं ओल्ड सॉइल, न्यू सॉइल। अब ये ओल्ड सॉइल और न्यू सॉइल का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू सॉइल उसे बोलते हैं जहां पर कंटिन्यू, अगर एग्जांपल में हम अगर बिहार ले लें, एग्जांपल में अगर बिहार का ये मैप है, बीच से ये गंगा गई है, गंडक, बूढ़ी गंगट, कोसी, परियोजना, जितनी महानंदा, ये सब जितनी नदियां हैं, यहाँ से कर्नासा है, खील है, अजय है, सोन है, जितनी भी नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इनमें पानी की कमी होती है,
पानी की कमी होती है, जिसके कारण ये प्रत्येक साल मतलब इस क्षेत्र में बिहार की उतनी बाढ़ नहीं आते, इस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे बिहार के क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र जो है अब देखेंगे तो खादर क्षेत्र का मतलब मिट्टी एक तरीके से बोले तो कंटिन्यू जो हर साल जो बाढ़ के थ्रू जो सॉइल डिपोजिशन या अवसाद डिपोजिशन होता है, उसके कारण ये खादर मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ सब प्रत्येक साल बाढ़ आती हैं उसके अपने साथ सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं। और बांगर क्षेत्र उस क्षेत्र में जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो मिट्टी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन कभी बनता है कि इन दोनों में मिट्टी जो है खादर मिट्टी उपजाऊ है या बांगर, तो इसमें खादर मिट्टी जिसको न्यू सॉइल बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो बांगर और खादर मैंने बताया। तो जैसा कि हमने इसमें कुछ विशेषताएं पढ़े और एक विशेषता छूट गया था, उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्र है। मैंने शुरू में बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टररी क्षेत्र को बताया था। जो सबसे नवीनतम स्थलाकृति भारतीय मरुस्थल को छोड़ के, इसको छोड़ के बोले, अगर इसमें सबसे नवीनतम मरुस्थल या स्थलाकृति पूछा जाए तो ये उत्तर का विशाल मैदान को है, जिसको क्वार्टररी बोला जाता है। क्वार्टररी क्षेत्र ये सबसे बाद का है, एक तरीके से बोले तो सबसे बाद का जो सब, अगर भारतीय महाद्वीप में सबसे बाद का क्षेत्र अगर कुछ बना तो भारतीय महाद्वीप में गंगा का प्लेन या गंगा का मैदान ही सबसे बाद में बना। अब देखिए तो चलिए हम आज पढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके वर्गीकरण भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि ये पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र, और ये मध्य गंगा का क्षेत्र, और ये ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र, गंगा प्लेन। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। तो हम पढ़ते हैं पंजाब एंड राजस्थान प्लेन। पंजाब एंड राजस्थान प्लेस आप देखेंगे तो सिंधु, और पश्चिम में सिंधु और पूर्व में देखेंगे तो यमुना तक का क्षेत्र पंजाब और राजस्थान प्लेन माना जाता है, इस क्षेत्र को माना जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र अगर पूरे गंगेटिक प्लेन में देखा जाए तो ये तो एक तरीके से ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है तो सब इम्पोर्टेंट। लेकिन आप देखेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बारी जब आई 1963 के करीब जो हुई थी, तो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, तो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्यों हुई? सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन बनता है कि इसी क्षेत्र में क्यों, हमारे यूपी और बिहार में क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से परिवहन व्यवस्था नहीं थी हम लोग के यूपी और बिहार में उस समय। आज भी बिहार में कई जगहों पे बिहार में हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ये कारण था मेन। और एक तरीके से हमारे यूपी और बिहार में जितनी भी कृषि होती है, आप देखेंगे तो हम लोग कमाने और खाने के लिए एक तरीके से व्यवसायिक रूप में उस कृषि को लेते नहीं है। पंजाब के किसान एक बड़े किसान हैं, और वो कुछ भी अगर मान लीजिए कृषि करते हुए हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो बेचने एक व्यवसाय के रूप में करते हैं। वहाँ की कृषि को माइंडसेट ही कुछ थोड़ी तरीके से आप देखेंगे तो अलग है, इसलिए वहाँ उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। राजस्थान का कुछ क्षेत्र हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक तरीके से आप देखेंगे तो भाखड़ा नांगल परियोजना के कारण, वहाँ नहर सिंचाई के कारण वहाँ देखेंगे तो काफी संपन्न कृषि क्षेत्र है। तरीके से बोले अगर संघनता में बोला जाए तो सबसे ज्यादा संघनन खेती अगर देखा जाए तो वहीं पर होती है, उस ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये वाला क्षेत्र है पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र। तो आइए हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते, उसके बाद हम मृदा को पढ़ेंगे, कृषि कैसी होती है इस क्षेत्र में, उद्योग कैसा है, पशुपालन कैसा है, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ इस जमीन या हर टॉपिक में हम समस्याएं पढ़ेंगे, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में समस्याएं क्या है उस क्षेत्र में हम देखेंगे। तो यह एक निचलात्मक मैदान का उदाहरण है। पंजाब, हरियाणा मतलब जितना क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में कुछ हिमालयन नदियां हैं, जैसे रावी,
सतलुज, व्यास, चिनाब, इन्हीं के कारण मतलब इन पे डैम बना और नहरें, इन क्षेत्रों में नहर निकली, क्योंकि एक तरीके से राजस्थान वाला एरिया तो काफ़ी डिजर्ट एरिया है। इन नदियों के द्वारा जल संग्रहित करके डैम बनाया गया, उस पर नहरें निकाली गई। कृषि संवर्धन देखा जाए, हिंदी बोला जाता है कृषि संग्रहणता बोला जाता है जिसे। उसके बाद है अगर फैक्टर अगर देखा जाए तो मतलब इस क्षेत्र में अगर कृषि सबसे बढ़िया, इस क्षेत्र में कृषि हुई क्यों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे तो बिजली उत्पादन का क्षेत्र एक तरीके से आप देखेंगे तो ये दिल्ली एनसीआर के एक सबसे नज़दीक है। सबसे बड़ी बात दिल्ली, परिवहन व्यवस्था सबसे बड़ी बढ़िया है। और तीसरी, यहाँ के किसान जो है ओपन माइंडेड इन द सेंस, ये एक तरीके से देखा जाए तो खाने कमाने के लिए नहीं, एक तरीके से इस चीज़ को व्यवसायिक रूप में लेते हैं, बेचते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो सबसे संपन्न किसान अगर आप देखेंगे तो पंजाब, राजस्थान वाले, पंजाब हरियाणा वाले किसान संपन्न है एज ए कम्पेयर टू यूपी बिहार के। ऐसा नहीं कि यूपी बिहार में है, पर उनके कंपेरिजन में ब्रॉड माइंडेड है थोड़े। तो आइए हम यहाँ इस क्षेत्र की अब कुछ मृदा, जलवायु, इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जो सबसे उपजाऊ माना जाता है इस मृदा को। और इस क्षेत्र में औसतन वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अप्रोक्स इसका आप देखेंगे तो रेनफॉल जो होती है वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। औसतन इन देश मतलब सालाना, जो पूरे साल में वर्षा होती है, ये 70 से 100 सेंटीमीटर एरिया में, राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में। राजस्थान में कुछ कम होता है। अप्रोक्स आप डेजर्ट एरिया देखेंगे तो 50 to 75 सेंटीमीटर की अप्रोक्स रेनफॉल होती है, जहाँ पे ज़्यादा सूखा क्षेत्र जो है। आप लोगों को मैप बता के बना दे रहे हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये क्षेत्र है, ये है इंडिया, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा को कवर करता है। जो इस क्षेत्र में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पे औसतन जो अब देखें तो रेनफॉल जो होती है 70 सेंटीमीटर से 100 से। और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ये नदियों के बीच का क्षेत्र है। नदियों का मतलब दोआब वाला क्षेत्र जलोढ़ मृदा के लिए फेमस है। मतलब वो क्षेत्र क्रॉप होता है, मतलब कुछ अवसाद के डिपोजिशन के कारण उस क्षेत्र को जलोढ़ मृदा का एक तरीके से बोले तो अधिकता पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी इसी को बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आप एग्रीकल्चर को। तो मैंने बताया कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब सबसे बड़ी बात है, कई लोग पूछेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय आप जब ग्लोब पढ़ेंगे या इंडियन ये ग्लोब पढ़ेंगे तो एक 20 से इक्वेटर जाता है। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ये आपका एक तरीके से देखें तो इक्वेटर का क्षेत्र है, जिसको कि आप पढ़ेंगे उसमें सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो सबसे गर्म क्षेत्र ये होता है, ग्लोब का क्षेत्र होता है। और यहाँ प्रेशर सबसे कम होता है। प्रेशर कम कब होगा, मतलब कि जब तापमान है, हल्की चीज़ें होती हैं, मतलब इसलिए वहाँ से हवाएं उड़ जाती हैं। जब हम नॉर्थ पोल की तरफ या हम साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जब बढ़ते हैं,
ये आप देखिए तो उस कटिबंधीय क्षेत्र है, उसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो शीतोष्ण, जब हम पोल के साइड बढ़े, ध्रुव के साइड जब हम बढ़ेंगे तो उसी को शीतोष्ण बोला जाता है। तो इसीलिए इंडिया जो है आप देखेंगे तो पूरी तरीके से नॉर्थ में लोकेटेड, इसीलिए यहाँ पे जो ऊपर का नॉर्थ का इलाका है, यहाँ पे गंगेटिक ये वाला, इसीलिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। आशा है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई है। मैं मानसून पढ़ाऊंगा या जब वो चीजें पढ़ाऊंगा तो चीज को समझा दूंगा बाद में। जैसे मैंने बताया जलवायु, मैंने बताया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, और ये मतलब उस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों पाई जाती है ये भी मैंने बताया। मैं हालांकि बाद में मैं बता दूंगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते किसको हैं, मैंने हल्का डिटेल नहीं बताया, उतना होगा पूरा बताया। और ये जो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है, ये पश्चिमी विभोज के कारण होती है। इस क्षेत्र में, इंडिया में भी शीत ऋतु में पश्चिमी विभोज के द्वारा जो वर्षा होती है, पश्चिमी विभोज के कारण। और सिंचाई, नहर सिंचाई है, नलकूप सिंचाई है। नहर सिंचाई से आप देखिए भाखड़ा नांगल जो सिंचाई व्यवस्था है, मतलब कि राजस्थान और पंजाब में राजस्थान में जितनी भी मोस्टली कृषि जो है एक तरीके से इस पे बेसिस है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ नदियाँ उतनी नहीं है, नदी तंत्र उतना फैलाव नहीं है, कई डैम बना के निकाला गया है। और ये नलकूप का व्यवस्था तो हमारे सबसे ज़्यादा देखा है तो यूपी में नलकूप सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे हालांकि उतना संघनन जो कृषि होती है इसके कारण नहीं, इसके कारण होती है राजस्थान और पंजाब में। मेनली नलकूप का जो व्यवस्था या सिंचाई व्यवस्था है, ये यूपी और बिहार के लिए बहुत फेमस है, मैं पढ़ाऊंगा अभी। कृषि, इस क्षेत्र में कृषि एक प्रधान, मतलब कृषि आप देखेंगे तो सबसे प्रधान माना जाता है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है, इसलिए इसको कृषि प्रधान क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में ही हरित क्रांति हुई थी। मैंने शुरू में बताते हरित क्रांति के लिए इस क्षेत्र को ही क्यों चुना गया। क्यों चुना गया, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दिल्ली एनसीआर की सबसे नजदीक था, और यहाँ के कृषि या कृषक जितने थे वो कैपिटलिस्ट थे, एक तरीके से देखें तो अमीर किसान थे। एक तरीके से आप जितने भी फसल के लिए कीटनाशक या जितने भी पहले चीज़ें उपयोग होती थी, यूपी बिहार के लोगों को यूज करने के लिए बोला गया, उसमें गवर्नमेंट ने बोला तो उन लोगों ने मना कर दिया, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ के लोग समझदार थे, ऐसा नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, समझदार थे, मतलब कि उन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और अप्लाई किया। 1963-64 की बात बता रहा हूँ मैं। हरित क्रांति हुई पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, और इस क्षेत्र में कृषि एक व्यवसाय के तौर पर लिया जाता है। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, कपास, गन्ना, मोटे अनाज। मोटे अनाज में आपका आ जाएगा बाजरा, जो राजस्थान वाले बाजरा, जौ, ये सब मोटे अनाज में आ जाएंगे। दलहन एवं तिलहन, दाल की फसलें जो है, और तीसी और तेल वाले, ये सब प्रमुख फसलें इस क्षेत्र में। पशुपालन को भी एक तरीके से देखा था इस क्षेत्र में व्यवसाय के तौर पर लिया जाता है। उम्मीद देखिए चीज समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट आप लोग इस चीज का ले लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में उद्योग के बारे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता क्या है। हम कोई भी चीज अगर कच्चे माल से जो तैयार करके इंडस्ट्री में ले जाके जो हम उसके बाद एक तरीके से बेचने लायक या एक तरीके से उत्पादित जो वस्तु होती है उसको मार्केट एरिया में लाने के लिए जो हम जिस चीज पे हम काम करते हैं उसी को खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे ज्यादा है। आपने फैक्टर देख ही लिया कि क्यों है, और मेन था हरित क्रांति इस क्षेत्र में हुआ था, तो सबसे बड़ा अब जाके इंडस्ट्री सेटअप होने। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके विकास के कारण, किन किन कारणों से इस क्षेत्रों में विकास हुआ। सबसे बड़ी बात कच्चे माल की उपलब्धता, कृषि उत्पाद जिसको मैंने भी बताया, तेज परिवहन व्यवस्था जो कि बिहार और यूपी में लैक थी उस समय। बिहार के कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि ग्रीन रिवोल्यूशन किया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तेज परिवहन मतलब कि अगर हम कच्चा माल अगर हमारे पास है, लेकिन अगर हमारे पास इस रूट से इस रूट तक जाने के लिए कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है तो ये हमारा कोई काम का नहीं रह जाएगा। अगर इंडस्ट्री तक इसको हम नहीं ले जा सकते, अगर हम ले भी जा रहे हैं, अगर चीप अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक होता है कि कम दाम में अगर हम किसी, इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ कच्चा माल होता है उसी के आसपास इंडस्ट्री सेटअप होती चली जाती है। आप ये देखा होगा, जैसे कि आप कोस्टल एरिया में आप देखते हैं जितने की अगर जैसे कि आप आयरन इंडस्ट्री देखेंगे आप झारखंड या उड़ीसा में, तो इंडस्ट्री के पास ही आप देखेंगे तो इंडस्ट्री सेटअप जहाँ पे माइन है वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होती है, वैसे ही ये भी है, सेटअप होती चली जाती है। और ये एक बात है तेज परिवहन व्यवस्था। फिर आते हैं पूंजी निवेश की उपलब्धता। वहाँ के किसान धनी हैं इसलिए पूंजी जिसको कैपिटल बोलते हैं, जिसके पास कैपिटल था पूंजी, और गवर्नमेंट ने भी इसमें एक तरीके से गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद की इस क्षेत्र में चीज़ों को सक्सेस करने के लिए। फिर मैंने बताया बड़े किसान की उपलब्धता जो कि बिहार और यूपी में या अदर क्षेत्रों में भी कम देखने को मिलती है कंपेरेटिव टू पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले, राजस्थान नहीं पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र को देख, उन दोनों को छोड़कर।
और फिर बिजली के उत्पादन। सबसे बड़ा कृषि में एक तरीके से आप देखेंगे तो बिजली की भी एक तरीके से बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जितने भी आप देखेंगे नल पंप या सिंचाई व्यवस्था या डैम परियोजना जितनी भी डैम परियोजना से हमें बिजली उत्पादन, घाघरा नंगल आप देख रहे हैं, इसके कारण हमें बिजली सप्लाई मिलती है उन क्षेत्रों में। बिजली का भी बहुत बड़ा रोल है इस क्षेत्र में। और फिर सरकार की प्रभावी नीति, जो कि वर्तमान में भी आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर में आप पढ़ लेंगे, सरकार की कई प्रभावी नीति चल रही है। पीएम किसान योजना हो गया, पीएम मतलब किसान से रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर से सारी कई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है इस समय प्रेजेंट में। और फिर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने जो बोला है कि आपका ये रूट कैसा है, आप किस एरिया में, और जो एक तरीके से बोले थे किस परिवहन व्यवस्था, आप किस सेक्टर पे कहाँ पे हैं। सबसे बड़ा दिल्ली एनसीआर का इलाका आप देख रहे हैं, वहाँ से काफ़ी नज़दीक हरियाणा वाला क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से देखें तो बाजार की उपलब्धता है। बाजार का मतलब अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इंडस्ट्री में ले जाकर अगर उपलब्ध या उसको कच्चे माल को परिवर्तित करके हमें बेचने लायक उसको तैयार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो उसको बेचने के लिए एक बाजार की भी जरूरत पड़ती है, जो कि सबसे नज़दीक आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर का इलाका है। बड़े बाजार की उपलब्धता है, जहाँ पे आपको उपभोक्ता आराम से मिल जाएंगे। बाजार प्रणाली वहाँ बहुत अच्छा डेवलप है। तो हमने देखा कि बड़े बाजार की उपलब्धता, उम्मीद है कि ये सीरियस चीज़ आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई चीज़ उद्योग, अगर आप सबसे बड़ी किसी भी इंडस्ट्री, आप किसी भी क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो सबसे बड़ी चीज़ 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। एक तो कच्चे माल की उपलब्धता, चीप लेबर, आप किस रूट पे हैं, मतलब परिवहन व्यवस्था कैसा है। अगर परिवहन व्यवस्था अगर अच्छा है तो हम किसी भी किसी भी माल को किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए सक्षम होंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। यही कमी है इस समय यूपी और बिहार में। यूपी में तो खैर ठीक चल रहा है इसमें, लेकिन बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में, अगर आप ईस्टर्न बिहार में जाइए या ऊपरी आप भी बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों का, वहाँ पे आप भी देखेंगे तो रोड का व्यवस्था या अदर चीज में उतना विकसित नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं बिहार था, इसलिए मैं बिहार के लिए बड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि काम करे, लेकिन इसमें थोड़ी सी तेजी और लाना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी कृषि व्यवस्था एक तरीके से सुधर नहीं पाएगी उतनी अच्छी तरीके से। हालांकि इंडिया आप देखेंगे तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। अप्रोक्स हमारे इंडिया में आप देखें तो 52% जनसंख्या, अप्रोक्स उतना में आने 52% जनसंख्या जो हमारी कृषि पर निर्भर है। अगर हम कृषि क्षेत्र में अगर किसी भी चीज़ को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट बढ़िया मिलना चाहिए। इसीलिए ये चीज़ आप समझ के पढ़िए, याद हो जाएगा। बाकी यही सब क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मली उद्योग, अगर यूपी पीसीएस एग्जाम या बिहार पीसीएस, अब तो खैर बिहार पीसीएस एग्जाम का लेवल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। अगर क्वेश्चन अगर आपको लिख कर दे दिया, अगर आपके इनमें से कौन सा लिखा हुआ कथन सही है या कौन सा निष्कर्ष मतलब कि गलत है, ऐसे क्वेश्चन देंगे तो ऐसे लिख के दे देगा, ये कंटेंट ऐसे लिख के देगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। इसलिए केयरफुली थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़िए, क्योंकि ये पेपर के पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो आइए हम अब समस्याएं पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं समस्या। मरुस्थलीकरण की समस्या। मरुस्थलीकरण मतलब कि किसी भी क्षेत्र में अगर अत्यधिक सिंचाई हो जाती है या अत्यधिक सिंचाई से मतलब कि कोई एक मिट्टी है, अगर उसमें अधिक खेती या एक तरीके से उसकी जुताई हो जाती है तो ऊपरी लेयर का जो मिट्टी होता है वो नीचे नीचे धीरे धीरे आप डेप्थ में चलते चला जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप एक तरीके से आप देखेंगे तो साल्टी या एरिड जोन बढ़ता चला जाता है। मरुस्थलीकरण मरुस्थलीय मृदा में परिवर्तित होता जाता है। मरुस्थली मतलब कि वो लवण का क्षेत्र बनता चला जाता है, जिसको आगे पढ़ेंगे लवणीकरण की समस्या भी। इसी कारण से मरुस्थलीय क्षेत्र बनता चला जा रहा है धीरे धीरे राजस्थान वाले मोस्टली इलाके में। देखेंगे तो आपने सुना होगा कि अब धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अब आइए हम पढ़ते हैं निच्छालन। निच्छालन की समस्या। निच्छालन को इंग्लिश में लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग। अब जब इंडियन ये केरला वाला कोस्ट, मतलब केरला को ये कोस्ट पढ़िए, केरला वाला वेस्टर्न कोस्ट। आप देखेंगे जब मानसून इंडिया में सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1 जून के करीब केरला में बारिश टकराती है, अगर इंडिया के कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो यहीं पर कंटिन्यू जो बारिश होती है, लगातार जो बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहली बारिश होती है मिट्टी पे, तुरंत बारिश होती है, ये पानी नीचे की तरफ चला जाता है, ये लेयर में नीचे की तरफ चला जाता है तो मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। और ये लीची वाले देखेंगे तो काजू दिकरी बहुत फेमस है, उसी को बोलते हैं अत्यधिक निच्छालन की समस्या। ये भी अगर अत्यधिक हो गया तो एक तरीके से कि मृदा अपना उपजाऊपन धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। निच्छालन की समस्या भी गंभीर समस्या इस समय है। पढ़ते हैं निर्वनीकरण की समस्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफॉरेस्टेशन।
मतलब कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। आप एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो ब्राजील एक तरीके से इसको हार्ड बोला जाता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई में अगर पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राजील, क्योंकि सबसे बड़ा अगर एरिया अगर जंगल का कवर करता है तो ब्राजील एक तरीके से बोलना। वहाँ पे आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों की कटाई हो रही है धीरे धीरे, इमारती लकड़ी जितनी भी सब कट रही है, मतलब कि एक तरीके से सेटलमेंट करने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन इंटरफेयर के कारण ये चीज़ें अत्यधिक इस समय आप देखेंगे देखने को, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। CO2 का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। आप देख रहे हैं CO2 का बैलेंस अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का बैलेंस अगर गड़बड़ होगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा, अर्थ का सरफेस गर्म होगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पूरे ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग्स पे, मैरिन लाइफ पे पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आप देखेंगे इस समय कई सम्मेलन, COP28 अभी हुआ है, जलवायु सम्मेलन जो UAE में हुआ है अभी, COP28, COP27 हुआ, फिर इसमें आप देखेंगे 1993 में भी एक सम्मेलन हुआ था, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। ये सब इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने समझौते हैं सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि इस पर ध्यान बहुत पहले से दिया जा रहा है। अब क्योंकि यूएनओ में पूरी कंट्री आप देखेंगे तो यूएनओ 193 है, कंट्री 193 प्लस हो गए, याद नहीं इतने हैं, मतलब कि अब देखेंगे तो धीरे धीरे एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन होते चलेंगे, मतलब इस पर काम करना जरूरी है, अपने एनवायरमेंट ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं लवणीकरण की समस्या, मतलब मिट्टी में साल्ट या नमक की मात्रा में अधिक बढ़ोतरी जिसको बोलते हैं, तो जिसके कारण कि आप देखेंगे तो ये मृदा जो होती है एक तरीके से देखेंगे तो क्षारीय मृदा की एक अच्छी मृदा नहीं बोली जाती, मतलब कृषि अनुपजाऊ मृदा जो होती है एक तरीके से उपजाऊ अपनी फसल को जो मतलब उगाने की क्षमता धीरे धीरे खोती चली जा रही है। ये कारण भी बहुत बड़ा है। अब हम पढ़ते हैं जल संकट की समस्या। हालांकि पंजाब में उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान वाले क्षेत्र में जल संकट की समस्या में देखने को मिलता है। कॉमनली है क्योंकि वहाँ पे नदी तंत्र का उतना फैलाव नहीं, जिसके कारण जल संकट की समस्या। हालांकि राजस्थान ही नहीं, आप इंडियन मैप में अगर आएंगे तो कुछ मराठा धारवाड़ क्षेत्र है, कर्नाटका का है कुछ, और काठियावाड़ क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कि जल संकट की समस्या है, जिसके कारण कि मतलब उस क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम लागू हुई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। और हम पढ़ते जल प्रदूषण की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। जल प्रदूषण मतलब कि अब जितनी भी ये समस्याएं देख रहे हैं ये कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये हमारी ही देन है, ह्यूमन। अगर हम किसी प्राकृतिक एनवायरनमेंट अगर ह्यूमन इंटरफेयर हो रहा है तो एक तरीके से हमारे बाद में इम्पैक्ट बहुत बड़ा देगा वो। अब हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन, जिसको बोलते हैं सॉइल इरोजन या बोलते हैं मृदा का कटाव। जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी अगर आप कहीं हिल एरियाज में जाते होंगे या कहीं भी, जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे खेत ऐसे होती है, बारिश जब होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, धीरे धीरे मिट्टी चली है, लेकिन वहाँ पे तो नॉर्मली क्योंकि वहाँ पे खेती होती है, लेकिन ये आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में भी होने लगा है। और इसका सबसे मेन मृदा अपरदन का कारण है वनों की कटाई जब हम कर देंगे तो जो मिट्टी अपने आप को पकड़ी रहती है वो अपना पकड़ खोती चली जाती है, जिसके कारण बारिश के कारण मृदा कट के एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती चली जाती है, जिसके कारण की मृदा अपरदन की परेशानी में वर्तमान समय में बहुत देखने को मिल रही है। इस पर भी कई स्कीम गवर्नमेंट निकाल रही है और इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो आप कहीं जाते होंगे या कहीं आपने देखा होगा कि अपने मृदा अपरदन को मतलब बचाने के लिए रक्षक मेखला बनाया जाता है, मतलब एक पेड़ों की श्रृंखला बनाई जाती है, आपने देखा होगा पेड़ों की श्रृंखला। ये मृदा अपरदन को रोकने, जिस क्षेत्र में ये ज्यादा मतलब कि देखने को मिलता है, ऐसे मतलब कई प्रिकॉशन करने की, मतलब कि मेढ़ बनाए जाते हैं कि मृदा कटे ना, इसके प्रिकॉशन है। अब हम पढ़ते हैं मृदा निम्नीकरण की समस्या। मृदा निम्नीकरण की समस्या मतलब कि सॉइल अपनी क्वालिटी या मृदा अपनी एक तरीके से उपजाऊपन धीरे धीरे खोती चले। ये होता क्यों? मानव गतिविधियां इस तरीके से प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक चीजों पे इतनी हावी हो गई है कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। सॉइल इरोजन हो गया, ये जल संकट की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या, ये इतनी चीजें होने के बाद भी ये समस्याएं हैं
जो अभी भी धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो सका है। तो आपने ये सब सारी चीज़ें नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आज डिस्कस किया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हो गया, मैंने तीनों प्लेन बताया। मतलब आज मैंने डिस्कस किया पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का मैदान, और हम कल डिस्कस करेंगे गंगा, मध्य गंगा का मैदान, और कल ही डिस्कस कर लेंगे ब्रह्मपुत्रा का मैदान। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।